गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजीज की दुनिया में आ जाता है। यहाँ क्रेटोस फे नाम की एक औरत से शादी करता है। फे की मदद से क्रेटोस अपने गुस्से पर काबू करता है। कुछ भालू में बदल सकने वाले लोग क्रेटोस को धमकी देते हैं। बदले में क्रेटोस उनकी पूरी की पूरी किस्म को ही खत्म कर देता है और अट्रियस को लेकर के वापस घर आता है। अब आगे प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार हो। मान वान शान या के खान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अब कहानी में थोड़ा सा और वक्त गुजरता है और हम देखते हैं फे और क्रेटोस को, जहाँ क्रेटोस बहुत बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि फे ने क्रेटोस से कुछ ऐसा मांगा है जो कभी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता था। यहाँ पे फे कुछ ट्रीज को, कुछ पेड़ों को अपने हाथ से एक खास चीज़ के साथ मार्क करती हुई जा रही थी क्योंकि उसकी इच्छा थी कि जब उसकी डेथ हो तो इन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल करके उसकी चिता को जलाया जाए। क्रेटोस यहाँ फे से कहता है कि ये समय आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि यहाँ पे क्रेटोस जो है हमारा वो इमॉर्टल है, वो इस तरीके से आसानी से मर नहीं सकता। लेकिन फे एक मॉर्टल है, वो वक्त आने पे मर जाएगी। इस वजह से क्रेटोस यहाँ फे को समझा रहा था कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, इन सभी बातों को अभी नहीं करते। लेकिन फे उससे कहती है कि हाँ मुझे मालूम है बहुत टाइम है, लेकिन मैं बस तैयार रहना चाहती हूँ जब मेरा वक्त आएगा उसके लिए। लेकिन क्रेटोस यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी फे यहाँ क्रेटोस को समझाती है। We will always walk together, Kratos. You will always be a part of me. I will always be a part of you. When you are gone, then a part of me dies as well. Faye, to feel your absence. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. We open our hearts to it. यहाँ फे क्रेटोस के सामने अपनी जिंदगी की एक आखिरी इच्छा भी रखती है। वो कहती है जब मेरी चिता शांत हो जाए, जब पूरी की पूरी आग बुझ जाए तो मेरी अस्थियों को एकत्रित कर लेना और 9 दुनियाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी से उन्हें विसर्जित कर देना। यहाँ क्रेटोस के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो फे से ये वादा कर देता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन फे को एक बात और अच्छे से पता थी कि जैसे ही फे खत्म होगी क्रेटोस वापस से उन्हीं रास्तों पर निकल जाएगा जहाँ से वो आया है। वो है खून, गुस्सा, बर्बादी और तबाही का रास्ता। फे यहाँ क्रेटोस से वादा करवाती है कि जिस तरीके से उसने खुले दिल से फे को अपनाया है, इसी खुले दिल से वो पूरी दुनिया को अपनाएगा, सबका ध्यान रखेगा और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकता है, जीने का कोई मकसद ढूंढ सकता है। To grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. अब इस सब बातचीत के बाद हमें स्टोरी में फिर से एक टाइम जंप दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इस बातचीत को अच्छा खासा वक्त बीत चुका है और जैसा कि फे को डर था, वक्त से पहले उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ क्रेटोस ने जैसा कि वादा किया था कि वो उन्हीं पेड़ों से फे का अंतिम संस्कार करेगा जिनके ऊपर फे ने निशान लगाए थे। तो क्रेटोस यहाँ उन पेड़ों को काटने आता है और उन पेड़ों को अट्रियस के साथ लेकर के वापस अपने घर जाता है। यहाँ क्रेटोस फे का अंतिम संस्कार करता है। अब यहाँ क्रेटोस को मालूम था कि जैसा कि उसने फे से वादा किया था, उसकी अस्थियों को 9 दुनियाओं की सबसे ऊंची चोटी से विसर्जित करने के लिए उसे ये वादा पूरा करना था। लेकिन अभी अट्रियस बहुत ही ज़्यादा छोटा था, वो इस बचपने में इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता था। इस वजह से क्रेटोस जल्दी से जल्दी अट्रियस को ट्रेन करना चाहता था। अट्रियस पहले से भी ट्रेनिंग ले रहा था,
लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़रूरत थी। क्रेटोस यहाँ अट्रियस को बिना वक्त बर्बाद किए ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और उसे हंटिंग सिखाता है। अब यहाँ क्रेटोस अट्रियस के साथ शिकार से वापस आने पे फे की अस्थियों को संभाल करके एक पोटली में रखता है और अट्रियस को सिखाता है कि गुस्सा हमेशा काम नहीं देता। वो उसे गुस्से को चैनल करने के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी क्रेटोस को बाहर से एक आवाज़ आती है जो कि अच्छी आवाज़ कतई नहीं थी। क्रेटोस यहाँ अट्रियस को छुपने के लिए बोलता है। क्रेटोस दरवाजे पे जाता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसके दरवाजे पे खड़ा है जो कि क्रेटोस से कुछ चाहता था, लेकिन क्रेटोस को नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। क्रेटोस उससे कहता है कि जो भी तुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो तू यहाँ से जा सकता है। लेकिन वो इंसान क्रेटोस को गुस्सा दिलाने लगता है, उसे कायर बोलता है, उसे मारने लगता है। क्रेटोस उसे फिर से लौटने के लिए कहता है। Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. लेकिन इन दी एंड गॉड ऑफ वॉर को कब तक गुस्सा नहीं आता। क्रेटोस उसको पंच कर देता है और यहीं पे उन दोनों के बीच की खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ अचानक से लड़ाई के बीच में इस इंसान को पता लग जाता है कि क्रेटोस इस घर में अकेला नहीं रहता, वो किसी और के साथ रहता है। लेकिन तभी क्रेटोस उसे वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ वो इंसान क्रेटोस को एक चट्टान के बीच में फंसा देता है और उससे सवाल जवाब करता है, लेकिन क्रेटोस कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता और वो कहता है ठीक है, तू जवाब नहीं देगा तो जो घर में है मैं उससे पूछ लूँगा। और क्रेटोस यहाँ अपने बेटे के ऊपर खतरा बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाला था, इसलिए वो यहाँ उस इंसान को बहुत बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन क्रेटोस ने जितना सोचा था ये इंसान उतना भी कमज़ोर नहीं था, यह वाकई में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन क्रेटोस जैसे तैसे करके इसे रोकने में कामयाब होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात थी, इस इंसान को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्रेटोस इसे किस चीज़ से मार रहा था, कितनी जोर से मार रहा था, इसे कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से क्रेटोस पे अच्छा खासा भारी पड़ रहा था। लेकिन क्रेटोस जैसे तैसे इसे एक पहाड़ी के कोने पे लेकर के इसकी गर्दन तोड़ देता है और घाटी में फेंक देता है। अब यहाँ क्रेटोस को मालूम था कि वो इस घर पे और नहीं रह सकता, ये जगह अब सुरक्षित नहीं रह गई थी। इसलिए क्रेटोस अट्रियस को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन क्रेटोस को एक बात और पता थी कि जो सीख फे ने क्रेटोस को दी थी कि अपना दिल पूरे दुनिया के लिए खोलो, सबकी मदद करो, सबका भला करो, उसे मालूम था इस सीख के साथ वो अट्रियस के साथ बहुत दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अट्रियस इस सीख के चलते अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। इसलिए वो अट्रियस को एक अलग ही सीख देता है। वो कहता है अपने दिल को पूरी तरीके से बंद कर लो, किसी के लिए महसूस मत करो, किसी की तड़प को महसूस मत करो, क्योंकि वक्त आने पे वो तुम्हारे लिए महसूस नहीं करेंगे। Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. क्रेटोस को पता था कि ये वो राय है जिसके ऊपर फे कभी तैयार नहीं होती, लेकिन अट्रियस अगर दूसरों पे दया करता तो उसके ऊपर कोई नहीं करता, क्योंकि ये जर्नी बहुत बेरहम होने वाली थी। इस वजह से क्रेटोस अट्रियस को ऐसी सीख दे देता है, जो कि कहीं ना कहीं वो भी मानता था, डीप डाउन कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फे की बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं था, बस वो मानता था क्योंकि वो फे की इज्जत करता था। क्रेटोस और अट्रियस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें आगे चलने पे एक डॉर्फ मिलता है, एक नीले रंग का डॉर्फ। अब तुम लोगों के लिए यहाँ कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, मैं किसी को भी
उसकी लंबाई मोटाई छोटाई की वजह से जो है कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि माइथोलॉजीज में और पुराने टाइम पे ये एक काइंड ऑफ रेस हुआ करती थी, लोगों की एक किस्म हुआ करती थी जिन्हें कि डॉर्फ्स ही बोला जाता था। सो मैं उनकी हाइट कम होने की वजह से उन्हें डॉर्फ नहीं बोल रहा हूँ। सो इतना बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो डॉर्फ जिसका नाम था ब्रॉक, वो क्रेटोस की कुल्हाड़ी को देखता है। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। ब्रॉक क्रेटोस से कहता है, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन इस कुल्हाड़ी को मैंने बनाया था, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसके लिए मैंने इसे बनाया था। तब क्रेटोस ब्रॉक को बताता है कि ये मेरी वाइफ की थी, जिसने मरने से पहले मुझे इसे गिफ्ट में दिया था। और यहाँ क्योंकि ब्रॉक ने इस एक्स को बनाया था, तो उसे इसे बेहतर बनाने का तरीका भी पता था, और वो क्रेटोस से इस एक्स को हाथ में लेकर के और उसे और बेहतर कर देता है। इसके बाद क्रेटोस और अट्रियस यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकते और आगे बढ़ते हैं। अब क्रेटोस और अट्रियस अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन क्रेटोस सोचता है क्यों ना रास्ते में अट्रियस की थोड़ी और ट्रेनिंग करवा दी जाए। इसलिए क्रेटोस यहाँ अट्रियस को फिर से शिकार पे ले चलता है, और यहाँ अट्रियस इस बारी एक जंगली सूअर में तीर मार देता है। लेकिन वो जंगली सूअर कोई आवारा नहीं था, वो किसी का पालतू था, और वो एक लेडी का पालतू था जिसे कि वो अपने दोस्त के तौर पे रखती थी। क्रेटोस और अट्रियस उसको पूरी तरीके से ख़त्म करते, तभी उसी से पहले वो लेडी वहाँ आ जाती है और क्रेटोस और अट्रियस की मदद मांगती है उसकी जान बचाने में। अट्रियस और क्रेटोस दोनों ही उसकी मदद करते हैं और उस सुअर को उस लेडी के घर पे ले जाते हैं। ये लेडी कुछ अलग थी, इसे कुछ जादुई विद्याएं आती थी। ये लेडी अट्रियस को कोई खास जड़ी बूटी लेने के लिए भेज देती है, लेकिन क्रेटोस को नहीं। क्रेटोस को ये लेडी पहचान चुकी थी पहली ही नज़र में, लेकिन अभी तक वो शांत थी। और यहाँ वो क्रेटोस से कह देती है कि मुझे मालूम है कि तुम एक भगवान हो, यहाँ आसपास से नहीं, कहीं बहुत दूर से, लेकिन तुम एक भगवान हो, ये मैं पक्का कह सकती हूँ। I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature or his own? That is none of your concern. लेडी पूछती है कि क्या लड़के को इस बारे में पता है। क्रेटोस कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो लेडी क्रेटोस को वार्न करती है कि तैयार हो जाओ, यहाँ रहने वाले भगवान अनजान लोगों को प्यार से नहीं रखते, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, और जब वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उस लेडी को कुछ ऐसा पता था जो कि अट्रियस के ऊपर खतरा बन सकता था, लेकिन क्रेटोस यहाँ अट्रियस को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अपने भूतकाल को अट्रियस के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। यहाँ वो लेडी कह देती है तुमने सही कहा, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ क्रेटोस उस लेडी की मदद करता है उस जानवर को बचाने में, और लेडी क्रेटोस और अट्रियस की मदद करती है उन्हें आगे बढ़ने का छोटा रास्ता बताने में। क्रेटोस और अट्रियस एक नाव में सवार होकर के आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ दिखता है, जहाँ लिखा था अपने हथियारों को पानी में फेंक दो। अट्रियस क्रेटोस से कहता है ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रेटोस के पास थी लेवाइथियन एक्स, जिसे वो फेंक करके अपनी मर्जी से कहीं भी बुला सकता था। तो क्रेटोस अपनी एक्स को पानी में फेंक देता है, लेकिन एक्स उसके पास वापस नहीं आती, उसके बुलाने पे भी नहीं। लेकिन तभी पानी में हलचल शुरू हो जाती है, कुछ बहुत बड़ी हलचल, और क्रेटोस के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देख करके वो दंग रह जाता है। इसका नाम था योर्मनगेंडर, या जिसको कि हम वर्ल्ड सरपेंट के नाम से भी जानते हैं।
ये वर्ल्ड सरपेंट क्रेटोस और अट्रियस से कुछ तो बोल रहा था, लेकिन क्रेटोस और अट्रियस उसकी भाषा नहीं समझ रहे थे, वो कुछ अलग ही भाषा थी। लेकिन यहाँ वो वर्ल्ड सरपेंट पानी से बाहर आ गया था और एक पहाड़ी पे जाके सो जाता है, जिससे कि कुछ और भी जगह खुल जाती हैं, जिन्हें कि अट्रियस और क्रेटोस देख करके समझ जाते हैं कि ये जगह आज तक तो पानी के नीचे थी, लेकिन अब उनके रास्ते को आसान बनाने के लिए पानी के बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि वर्ल्ड सरपेंट पानी से बाहर आ चुका था। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस अपनी जर्नी में फिर से आगे बढ़ते हैं और उन्हें आगे चलने पे एक और डॉर्फ मिलता है जिसका नाम था सिंड्री। और ये सिंड्री उस डॉर्फ का भाई था जो अभी क्रेटोस को थोड़ी देर पहले मिला था, और वो भी इस कुल्हाड़ी को देख करके पहचान जाता है कि उन दोनों भाइयों ने इस कुल्हाड़ी को किसके लिए बनाया था। सिंड्री कहता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मुझे ये जानना ज़रूरी है कि जिसके लिए मैंने इस कुल्हाड़ी को बनाया था, तुमने कहीं उसको कुछ किया तो नहीं है इस कुल्हाड़ी को लेने के लिए। अट्रियस सिंड्री को बताता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी माँ की थी और उन्होंने मेरे पापा को गिफ्ट में दी है अपनी आखिरी सांसों से पहले। सिंड्री ये सुनकर के बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो फे को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन अब सिंड्री क्रेटोस के लिए कुछ करना चाहता था फे के साथ पुरानी दोस्ती के नाते, और वो उस एक्स को थोड़ा सा और अपग्रेड कर देता है और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता बता देता है। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस जैसे ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक अजीब सा काला धुआं दिखता है, जो कि कोई आम बात नहीं थी, जिसके अंदर जाते ही क्रेटोस और अट्रियस को कुछ बहुत बुरा हो सकता था। तभी पीछे से वही लेडी आती है जो उन्हें जंगल में मिली थी। वो उन्हें बताती है कि इस धुएं को ब्लैक ब्रेथ कहते हैं और इसे पार नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि मेरा जादू भी इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। इसे ख़त्म करने के लिए एक चीज़ चाहिए जिसे कहते हैं लाइट ऑफ एल्फाइम, जो कि 9 दुनियाओं में से एक दुनिया में है, जिस जगह का नाम है एल्फाइम। और वहाँ से क्रेटोस और अट्रियस को वो लाइट लानी होगी, जिसकी मदद से वो इस धुएं को कहीं गायब कर सकें। क्रेटोस यहाँ उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद कर क्यों रही हो, क्यों हमारे ऊपर इतनी दया खा रही हो। लेडी कहती है कि शायद तुम में मुझे कुछ ऐसा देखा जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन लेडी उसे कुछ ज़्यादा बताती नहीं है और क्रेटोस और अट्रियस को एल्फाइम का रास्ता बताने के लिए आगे ले जाती है। रास्ते में वो लेडी क्रेटोस और अट्रियस को रैग्नारॉक के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब रैग्नारॉक हुआ तो थॉर और वर्ल्ड सरपेंट के बीच में एक बहुत ही भयानक फाइट हुई, जिसके बाद से वर्ल्ड सरपेंट यहीं पे पड़ा है। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि रैग्नारॉक इस दुनिया में अभी तक हुआ ही नहीं था, वो होने वाला था। तो आखिर ये सांप अभी यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि इसे तो थॉर ने हथौड़ा मारा था, इन दोनों में युद्ध हुआ था, उसके बाद ये वर्ल्ड सरपेंट यहाँ पे आया होना चाहिए था, लेकिन ये उससे पहले ही आ गया। तो ये चीज़ यहाँ ना क्रेटोस को समझ में आती है और ना ही हमको। लेकिन कहानी में इसी मिस्ट्री के साथ क्रेटोस और अट्रियस को आगे ले जाती है और उन्हें टीयर के ब्रिज पे ले जाती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ, टीयर जो है वो नॉर्स माइथोलॉजी में युद्ध का देवता है। जी हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी में जो गॉड ऑफ वॉर है उसका नाम है टीयर। तो उसी ने जो है एक ब्रिज बनाया था, जिसकी मदद से 9 दुनियाओं में से किसी भी दुनिया में बहुत आसानी से जाया जा सकता था। और अभी क्रेटोस और अट्रियस को एल्फाइम जाना था। यहाँ वो लेडी क्रेटोस और अट्रियस को एल्फाइम में ले जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही उस लेडी को कुछ होना शुरू हो जाता है। वो वापस से मिडगार्ड में यानी कि पृथ्वी पे खिंचना शुरू हो जाती है। वो जाते जाते क्रेटोस से कहती है कि उस लाइट को लेने के लिए तुम्हें उस लाइट के बीच में खड़ा होना होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम वहाँ फंस भी सकते हो। To restore the Bifrost magic, you must step into the light, but be very careful not to get caught. अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फिर से एल्फाइम में बढ़ते हैं, लेकिन एल्फाइम में भी कुछ अच्छे नज़ारे नहीं थे। वहाँ पे एल्फ्स आपस में लड़ रहे थे, डार्क एल्फ्स लाइट एल्फ्स को मार रहे थे, किसी युद्ध का अंत होने वाला था। Why are they killing him? He didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. क्रेटोस और अट्रियस फाइनली डार्क एल्फ्स से लड़ते हुए उस लाइट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लाइट बहुत खतरनाक सी लग रही थी। क्रेटोस अपनी कुल्हाड़ी को अट्रियस के लिए दे देता है
और खुद उस लाइट में चला जाता है। लेकिन उस लाइट में जाते ही क्रेटोस को कुछ सपने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ पुरानी यादों में क्रेटोस घूमने लगता है। यहाँ क्रेटोस उस जगह फंस चुका था। अट्रियस उसे पकड़ के बाहर खींच लेता है। No! What have you done? Why did you do that? I saved you! You were trapped in there! I waited and I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Boy, I was gone only... moments. No! You've been gone a long, long time! I didn't know what to do! You left me here! Again! Why don't you care? क्रेटोस और अट्रियस वापस से मिडगार्ड में आते हैं, जहाँ पे उस लेडी ने जो बोला था कि उस लाइट की मदद से तुम इस अंधेरे को हटा सकते हो, वो बात बिल्कुल सच थी। क्रेटोस और अट्रियस बड़ी ही आसानी के साथ उस काली धुंध को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पे उनके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है। क्रेटोस और अट्रियस उससे जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और वापस से आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वो ड्रैगन उन दोनों का पीछा छोड़ सिंड्री के पीछे पड़ चुका है और अब वो ड्रैगन सिंड्री को मारने ही वाला था। अट्रियस क्रेटोस से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या आप इतने बड़े किसी जीव को मार सकते हो? लेकिन ये सवाल अट्रियस कभी नहीं पूछता अगर उसे क्रेटोस का पास्ट पता होता। यहाँ क्रेटोस अट्रियस से कहता है कि मैं जब बोलूँ तब हमला करना, और वो प्लान बना करके उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ क्रेटोस उस ड्रैगन को कमज़ोर कर रहा था, उससे लड़ रहा था और उसे एक ऐसी पोजीशन पे ला रहा था जिस पोजीशन पे उसे वो बड़े ही आसानी से ख़त्म कर सके। और जैसे ही वो ड्रैगन सही पोजीशन में आता है, क्रेटोस अट्रियस के साथ तालमेल मिला करके उस ड्रैगन का खात्मा कर देता है। सिंड्री को उस ड्रैगन से बचाने के बाद क्रेटोस और अट्रियस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। You did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. What are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks? Oh, okay. Hold on. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. आगे बढ़ने पे वो देखते हैं कि जिस आदमी को क्रेटोस ने मारा था वो अभी तक जिंदा था और वो किन्हीं दो आदमियों के साथ खड़ा था और किसी और से कुछ पूछताछ कर रहा था और वो उससे क्रेटोस और अट्रियस के बारे में ही पूछ रहा था। लेकिन वो आदमी क्रेटोस और अट्रियस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता, या फिर शायद उसे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस
तभी ऊपर जाते हैं जब वो तीनों वहाँ से जा चुके थे। और ऊपर जाने पे वो देखते हैं कि एक आदमी पेड़ में बंधा हुआ है, उसी में जकड़ा हुआ है, उसी में जुड़ा हुआ है। यहाँ ऊपर जाने पे वो आदमी क्रेटोस से कहता है कि शायद तुम ही वो हो जिनके बारे में ये लोग पूछ रहे थे। यहाँ क्रेटोस ये मेक श्योर करता है कि ये आदमी उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है। तब वो आदमी क्रेटोस को बताता है अपने बारे में। वो कहता है कि मैं इन 9 दुनियाओं में सबसे समझदार इंसान हूँ। मैंने ओडिन के साथ काम किया है। अब जिन लोगों को ओडिन के बारे में नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी वो नॉर्स माइथोलॉजी में सभी भगवानों का उसे तुम राजा मान सकते हो। वही इन सभी भगवानों के ऊपर है। और उसी ने इस आदमी को, जिसका कि नाम है मिमिर, उसे इस पेड़ में कैद किया है और ये मेक श्योर किया है कि कोई भी हथियार उसे इस जगह से फ्री नहीं कर सकता। उसका शरीर हमेशा के लिए यहीं बंधा रहेगा। यहाँ अट्रियस मिमिर से कहता है कि मेरी माँ की अस्थियों को हमें 9 दुनियाओं में सबसे ऊंची चोटी से विसर्जित करना है। मिमिर कहता है कि फिर तो तुम गलत जगह आए हो, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यहाँ मिडगार्ड में नहीं बल्कि योटनहाइम में है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, योटनहाइम भी इन 9 दुनियाओं में से एक दुनिया ही है जिसमें वो सबसे ऊंची चोटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ से फे ने अपनी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बोला था। लेकिन समस्या बस ये थी कि 9 दुनियाओं में से केवल एक योटनहाइम ही था जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि योटनहाइम में जाइंट्स रहते थे और उन जाइंट्स ने बहुत पहले सभी के सभी रास्तों को बंद कर दिया था। और एकमात्र जो रास्ता बचा था उसे भी एक खास मंत्र के साथ लॉक कर दिया था। यहाँ मिमिर क्रेटोस से कहता है कि वहाँ तक जाने का एक रास्ता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना होगा। क्रेटोस उससे पूछता है कि कैसे ले जाएं। तभी मिमिर उसे बताता है कि तुम्हें मेरा सर काटना होगा, क्योंकि मेरे शरीर को इस पेड़ से कभी भी कोई भी आज़ाद नहीं करा सकता। ओडिन ने पक्का किया है कि मेरा शरीर यहाँ से निकल ना पाए, लेकिन तुम्हें मेरे शरीर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे दिमाग की ज़रूरत है। और उसके लिए तुम्हें मेरे सर को काटना होगा और मेरे सर को एक ऐसी जादूगरनी के पास ले जाना होगा जो मुझे फिर से ज़िंदा कर सके। क्रेटोस कहता है कि अगर इस चीज़ में हम नाकामयाब हुए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन मिमिर क्रेटोस को बताता है कि वो 109 सालों से इसी पेड़ में कैद है। उसे हर रोज़, लगभग हर रोज़ ओडिन और उसके बेटे सताते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। तो अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं होगा। Mother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. There's much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Fair enough. यहाँ क्रेटोस और अट्रियस वापस से उस लेडी के पास पहुँचते हैं। यहाँ वो लेडी अट्रियस के आर्सेनल में रखे हुए कुछ तीरों को देख करके बहुत डर जाती है, बहुत भड़क जाती है। अट्रियस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इस लेडी पे विश्वास करता था। Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. They were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? यहाँ क्रेटोस और अट्रियस दोनों मिलकर के उस लेडी के लिए मिमिर के सर को दिखाते हैं और वो लेडी मिमिर के सर को देख करके उसे पहचान जाती है। कोई तो कनेक्शन था मिमिर और उस लेडी के बीच में, जो कि वो लेडी क्रेटोस को बताना नहीं चाहती थी और ना ही मिमिर को जिंदा करना चाहती थी। लेकिन क्रेटोस की रिक्वेस्ट पे वो लेडी मिमिर को जिंदा कर देती है और उसे जिंदा करते ही उसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करती है नई जिंदगी में। Mimir, you there? Yes. Good. Oh. लेकिन मिमिर उस लेडी की आइडेंटिटी नहीं छुपाता, बल्कि वो उसे उसके नाम से बुला लेता है, जो कि नाम था फ्रेया। जी हाँ, वही फ्रेया जो कि भगवानों के राजा ओडिन की पत्नी थी और वेनियर भगवानों की लीडर भी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, नॉर्स में 2 ग्रुप हैं भगवानों के, जिनमें से एक हैं वेनियर भगवान जिनकी लेडी थी फ्रेया और एक थे एशियर भगवान जिनका लीडर है ओडिन। और इन्हीं दोनों भगवानों के रेसेस में जो है समझौते के लिए यहाँ
फ्रेया और ओडिन ने शादी की थी। फ्रेया की मर्जी के खिलाफ हुई थी हालांकि वो शादी, लेकिन हाँ, उनकी शादी से एक समझौता स्थापित हो चुका था। अब यहाँ पे जैसे ही क्रेटोस और अट्रियस फ्रेया नाम सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये लेडी भी एक भगवान है। और जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि क्रेटोस को भगवान नाम सुनते ही बहुत भयानक चिढ़ हो जाती है। यहाँ क्रेटोस फ्रेया से कुछ भी नहीं कहता और अट्रियस को लेकर के निकल जाता है। यहाँ क्रेटोस मिमिर के सर और अपने बेटे को लेकर के आगे बढ़ जाता है फ्रेया से गुस्सा होकर के। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस अपनी जर्नी में फिर से आगे बढ़ते हैं, जोटनहाइम को ढूंढने की जर्नी में। लेकिन तभी रास्ते में क्रेटोस और अट्रियस के ऊपर मैग्नी और मोडी नाम के 2 वॉरियर हमला कर देते हैं, जो कि बेटे थे बिजली के देवता थॉर के। जी हाँ, ओडिन के पोते। और यही वो 2 लोग थे जो उस अनजान इंसान के साथ थे। यहाँ वो दोनों ही क्रेटोस और अट्रियस को देख करके उनके ऊपर हमला कर देते हैं और लड़ाई में यहाँ क्रेटोस मैग्नी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। I'll kill you! यहाँ मोडी क्रेटोस को देख करके डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अट्रियस ये देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है कि उसके पिता ने एक भगवान को मार डाला, क्योंकि अट्रियस को नहीं पता था कि उसका पिता भी एक भगवान है। तो अट्रियस को कहीं ज़्यादा गर्व हो रहा था अपने पिता पे कि उसने इंसान होते हुए एक भगवान को मार दिया, बल्कि अट्रियस को पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। लेकिन यहाँ क्रेटोस ने मैग्नी को मार करके एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था। एशियर भगवानों के खिलाफ जंग, थॉर के खिलाफ, ओडिन के खिलाफ जंग, जो कि कोई कमज़ोर भगवान नहीं थे। और यहाँ अट्रियस की भी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी थी। क्रेटोस को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत आखिर बार बार क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि अट्रियस जब से पैदा हुआ था वो किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी बीमार हो ही जाता था, और वो भी भयानक वाला बीमार। लेकिन क्रेटोस को कभी वजह समझ में नहीं आई और क्रेटोस यहाँ देखता है कि अट्रियस फिर से बीमार होना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात कतई नहीं थी। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस मिमिर की मदद से एक खास तरीके का पत्थर उठाते हैं, जिससे कि वो जोटनहाइम का दरवाज़ा खोल सकते थे, और उस पत्थर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फिर से अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनके ऊपर थॉर का बेटा यानी कि मोडी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले क्रेटोस के चंगुल से भाग आया था, वो क्रेटोस और अट्रियस पे हमला कर देता है। यहाँ क्रेटोस थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाता है, लेकिन अट्रियस अचानक से बहुत गुस्सा होता है, और गुस्सा होने की वजह से कुछ होता है उसके शरीर में, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। Right after I finish killing your father! Whoops! I think I broke him. अब ये देख करके क्रेटोस बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो मोडी के हमलों को रेजिस्ट करते हुए मोडी में एक ज़बरदस्त घूसा मार देता है, जिससे कि मोडी बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है और क्रेटोस और अट्रियस को अकेला छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्रेटोस यहाँ देखता है कि अट्रियस फिर से बीमार हो चुका है, लेकिन उसकी बीमारी इस बारी बहुत खतरनाक थी और ये किस वजह से हुई थी क्रेटोस को पता तक नहीं था। यहाँ मिमिर क्रेटोस से कहता है कि तुम्हें अट्रियस को फटाफट से फ्रेया के पास ले जाना होगा, क्योंकि अभी एकमात्र वही है जो इसे बचा सकती है। यहाँ क्रेटोस किसी भी भगवान से मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन सवाल उसके बेटे की ज़िंदगी का था, इसलिए वो फ्रेया के सामने हाथ फैलाने के लिए भी तैयार हो जाता है और अट्रियस को फ्रेया के पास लेकर के रवाना हो जाता है। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो
हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या